में 269 रैंक हासिल करी है, आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। सर ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस रहा जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन था और कैसे फैमिली का क्या रिएक्शन था थोड़ा? पहले तो सरप्राइज था बिकॉज पहले मैंने अटेम्प्ट दिए हैं जिसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव था। फिर मैंने पापा को कॉल किया, मैंने उनको बताया रैंक क्या है और इस पर क्या सर्विस मिल पाएगी। उस पर बात हुई। मम्मी को कॉल किया, फिर अपने घर के रिलेटिव्स, फिर मेरे एक ट्यूशन टीचर थे जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ थे, उनको मैंने कॉल करके इन्फॉर्म किया। और फिर धीरे धीरे बात लाइब्रेरी में और लोगों को पता चल गई, तो वो बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, पॉजिटिव होने। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से यहाँ पर रह के तैयारी कर रहे हैं? करोल बाग में रहते हैं? मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला जी, हूँ जी। और मैं करोल बाग में 2024 के जनवरी से रह रहा हूँ। तो लगभग मैं 2 साल यहाँ रह चुका हूँ और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट। इसके पहले भी आपने इंटरव्यू आपने दिया है? नहीं सर, ये पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया है। इसके पहले दोनों अटेम्प्ट में मैंने मेंस दिया, अच्छा, मेंस लिखा था, अच्छा। लेकिन क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। तो 2024 से आप यहाँ पर रह के तैयारी कर रहे हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। आपकी स्कूलिंग क्या है थोड़ा सा बता दीजिए। सर स्कूलिंग मैंने फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से क्लास 10th की है। जी, गोंडा इसके बाद जी, इसके बाद गोंडा से ही रकुल विद्यापीठ स्कूल से मैंने क्लास 12th की है। अच्छा, अच्छा। और फिर IIT बॉम्बे से मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, बीटेक। अच्छा, अच्छा। तो आपका जब रिजल्ट आया तो काफ़ी एक समय 2-3 दिन से हो रहा था, होली के पहले ऐसे ऐसे चल रहा था, तो फिर कैसे उस टाइम का क्या सिचुएशन थी थोड़ा सा ये बताइए? सर होली पे तो मैं घर पे था, तो ये सोच रहा था कि अगर घर पे रिजल्ट आया था तो काफ़ी अच्छा रहता। एक्सपेक्टेड भी था 2 या 3 की तारीख में। कोई ऐसे फिक्स डेट तो नहीं थी, बट लोग कह रहे थे आ सकता है। बट मैं होली के बाद आ गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट ज़रूरी है। तो फाइनली रिजल्ट आ गया जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, बट अभी जर्नी पूरी नहीं हुई। अच्छा, अभी आप अच्छा आप आगे अटेम्प्ट देंगे? जी सर, अभी एक 26 में बहुत क्रूशियल अटेम्प्ट है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके भाई, इसके लिए भी शुभकामनाएं आपको। थैंक्स अ लॉट। अभी जैसे कि आप सारथी आईएएस में आप आए हैं, तो आप सारथी आईएएस के किस तरह का योगदान आपकी तैयारी में रहा और क्या रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी सर, जैसे आपको पता है इस पूरे एग्जाम में 3 स्टेज होती हैं। जी, तो सबसे पहले प्रीलिम्स में सारथी IAS का योगदान करंट अफेयर प्रोग्राम्स और ऐसे प्रोग्राम जो शिविंग से कराते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इकोनॉमी, जो कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे कवर करता है। तो इसमें सारथी IAS का काफ़ी योगदान रहा। मेंस के रिगार्डिंग सारथी IAS का योगदान शिविंग सर का कोर्स हाइट स्मार्ट है, यहाँ की टेस्ट सीरीज़ और जो ओवरऑल गाइडेंस मिलता है वो काफ़ी यूजफुल रहा। और इंटरव्यू के लिए जो 1-on-1 इंटरेक्शन था सदर सर के साथ, वो काफ़ी हेल्पफुल था। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अभी जैसे कि आप कितने घंटे तैयारी करते थे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इससे लगभग 8 से 10 मुझे लगता है मैं घंटे देता था इफेक्टिवली। अच्छा, भले मैं बैठ चाहे 11-12 घंटे रहा हूँ, लेकिन इफेक्टिवली 8 से 10 हो जाते थे। अच्छा, कब मन में आया कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कब आपको मन में आया कि जो है कब आपको आईएएस बनना है? क्योंकि आप जहाँ के हैं गोंडा के बहुत सारे भी आईएएस बन चुके हैं, जैसे कि मनोज सर और भी लोग हैं। हाँ सर, आप कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड नॉलेज तो रहती है। जैसे आप स्कूल फंक्शन में रहते हैं तो चीफ गेस्ट होते हैं यूजुअली, वो सिविल सर्वेंट होते हैं, तो वहाँ से एक आइडिया रहता है। बट ग्रेजुएशन के बाद मैं स्टार्टअप में इन्वॉल्व था, लेकिन जब वो आइडिया वर्क ऑन नहीं किया तो मैंने शिफ्ट किया सिविल सर्विसेज की तरफ, क्योंकि हमारे कॉलेज से भी काफ़ी एलुमनाई हैं जो कि सिविल सर्वेंट हैं। तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर था कि मैं सिविल सर्विस में जा सकता हूँ और एक सिविल सर्वेंट बन के पब्लिक को काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ, उनके लिए काम कर सकता हूँ। अच्छा, आपने प्रीलिम 2026 अभी नज़दीक है, लगभग 2 से ढाई महीने के राउंड फिगर है, तो प्रीलिम्स के लिए विशेष तौर से क्या अप्रोच आपकी रही और कैसे प्रीलिम्स के लिए आपने तैयारी की, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा अप्रोच यही रहेगी कि जो चीज़ें मैंने 3 प्रीलिम्स में की हैं, जो कि मेरे लिए वर्क की हैं, उनको काफ़ी अच्छे से वापस से एग्जीक्यूट करना। और करंट अफेयर्स प्रोग्राम हो गया जो 4 छः का है, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। सिमिलरली जैसे मैंने बताया शिविंग सर के जो कोर्सेज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एज वेल एज इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसको फॉलो कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज से काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज से कवर होते हैं, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज फॉलो करता हूँ। और रिवीजन बहुत मैटर करता है। नॉलेज एक टाइम के बाद आके सैचुरेट हो जाती है इस पॉइंट पे, लेकिन रिवीजन बहुत क्रूशियल होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे आती है वो एक्चुअली मैं सही से पेपर में एग्जीक्यूट करके आता हूँ। साथ ही साथ में CSAT जो दूसरा पेपर होता है, जिसको लोग निगलेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से भी काफ़ी लोगों को इशू हो जाता है क्लियर करने में, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि भले क्वालिफाइंग नेचर का है, बट आप इसमें श्योर रहें कि आप इसको क्लियर करें। जो सीसेट में जैसे कि लोग कहते हैं ना 2 सेक्शंस करिए या तीनों करिए, तो आपके हिसाब से तीनों करना चाहिए या 2 करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मतलब आपको टारगेट करना चाहिए कि आप 35 to 38 क्वेश्चन टोटल पॉजिटिवली करेक्ट कर लो।
अगर आपको 2 सेक्शन में ही उतना हो जाता है तो आपको थर्ड सेक्शन में रिस्क लेने की नीड नहीं है, तो आप जरूरी ही ना करो। लेकिन मैं कहूँगा फिर भी ईजी क्वेश्चन हर सेक्शन में रहते हैं, ऐसा नहीं सारे सेक्शन हार्ड होते हैं। तो आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हर सेक्शन में से इतने क्वेश्चन निकाले जाओ कि आप एश्योर्ड रहो कि आप कट ऑफ से थोड़ा ऊपर रहोगे। और जैसे सी सेट में लोग कहते हैं जैसे मैथ में नंबर सिस्टम का काफ़ी रोल है आपके हिसाब से? जी, नंबर सिस्टम का रोल है, प्लस डायरेक्ट फार्मूला का रोल थोड़ा कम हो गया है। आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का रोल थोड़ा बढ़ गया है कि आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, उसको तोड़ना आना चाहिए, अपनी नॉलेज को अप्लाई करके सोल्यूशन निकालना आना चाहिए, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्छा जी, प्रीलिम्स में आपने जो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे आप? क्या मेरे नेट क्वेश्चन अराउंड 83 टू 87 के बीच में होते थे। अगर पेपर थोड़ा सिंपल है तो आप 90 तक, मैं 90 तक चलाता था। थोड़ा डिफिकल्ट पेपर जैसे 23 का, तो मुझे लगता है मैंने इसमें 80 की। अच्छा, कोई भी तैयारी होती है तो उसमें प्रीवियस ईयर का काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपने प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के लिए कितने साल का लगाना चाहिए आपके हिसाब से, और आपने किया था या नहीं? मैंने नहीं किया था, बट मैं कहूँगा करना चाहिए। मैंने सारे सब्जेक्ट का नहीं किया था, बट जैसे कई सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो होते हैं PYQ, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने मॉक टेस्ट में रिपीट करते हैं। सो पॉलिटी का, इकोनॉमी का, या इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक का या हिस्ट्री का काफ़ी सारा क्वेश्चन जो होता है PYQ, वो रिपीटेड रहता है कोचिंग के टेस्ट सीरीज में, तो वो फॉलो करना एक तरह से कवर करता है। बट मैंने एग्जैक्टली बैठ के टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व किए थे, बट मुझे आइडिया था कि हाँ इंपॉर्टेंट है रोल इसका, तो अगर आप नई प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बात है मेंस की। कोई भी तैयारी होती है, मेंस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और आप मेंस क्वालिफाई हुए 2 बार, शायद आपका मेंस का कंफर्म भी नहीं हुआ। तो मेंस के लिए इस बार आपने अलग क्या रणनीति 25 में किया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मुझे लगता है जो बहुत प्राइमरी गोल था वो ये था कि बहुत रिलेवेंट रहना, ट्रेंड से बहुत पीछे नहीं जाना, कि ऐसा ना हो कि आप 26 का मेंस लिखने जा रहे हो तो आप बहुत पुराने टॉपर की कॉपी उठा के देखो, क्योंकि वो काफ़ी लोग फॉलो ऑन कर चुके होते हैं, तो वो काफ़ी रेगुलर आंसर हो जाते हैं। तो आपका जो बहुत रिसेंट ट्रेंड है, जो लोग रिसेंटली डिफरेंस कर रहे हैं आंसर में अपने मैप्स गेन करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरा है कि आपको बेस नॉलेज तो हर जगह चाहिए। कंटेंट इज किंग ऐसा स्टेटमेंट जो शिवन सर कहते हैं, वो आपको बहुत यूजफुल रखना है। आप कंटेंट को कभी सेकंड ऑप्शन नहीं रख सकते, आपको टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है। कई बार होता है कि आपको आता बहुत कुछ है लेकिन आप लिख नहीं पाते, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडिडेट को लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज से भी काफ़ी अच्छा आंसर लिख ले जाता है, तो वो प्रैक्टिस से आपको डिटरमाइन होता है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस आपकी मैटर करती है। सेकेंडली, ऐसे काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है बिकॉज सब्जेक्टिविटी रहती है उसमें, तो प्रैक्टिस करना ऐसे पे, इंट्रोडक्शन लिखना, कमांड रखना, अंडरस्टैंडिंग पे, इंटरप्रिटेशन पे, वो काफ़ी यूजफुल होता है। और ऑप्शनल का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शन है, तो ये ऐसा ऑप्शन है जो आपको गेन दे सकता है या एज दे सकता है। तो प्लस अगर आपका ऐसा ऑप्शन है जो आपको थोड़ा पीछे रख सकता है, तो आपको इस हिसाब से बैलेंस करना होगा चाहिए कि आप कहाँ मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते हो, कहाँ मार्क्स लूज कर सकते हो, और उस हिसाब से आपकी टारगेट मार्क्स कितने होने चाहिए। अच्छा, आपने जो मेंस लिखा था वो इंग्लिश में लिखा था कैसे? यस, इंग्लिश में। अच्छा, किसी को मतलब आंसर राइटिंग कब से शुरू कर देनी चाहिए आपके हिसाब से, और आपने कब करी थी, थोड़ा सा? पहले मेंस में मैंने नहीं की थी, मैं ऑनेस्टली बताऊँगा, बट मुझे लगता है कि आप सब्जेक्ट वाइज टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल ऐसा है जिसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, जैसे सोशियोलॉजी PSIR, तो जैसे जैसे आपका ऑप्शनल कवरेज शुरू हो जाता है आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप ऑप्शन से कवर कर रहे हो तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी नहीं होगी। GS में जैसे एक सब्जेक्ट जाता है GS4, जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हो, GS1 में आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 और 3 में थोड़ी कवरेज चाहिए आपको टॉपिक कम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए, लेकिन आप उसको सब्जेक्ट वाइज टारगेट कर सकते हो। जैसे GS3 में एग्रीकल्चर है, जब आपका एग्रीकल्चर फिनिश हो जाता है तो आप एग्रीकल्चर के ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जरूर नहीं आप पूरा पेपर करो। तो ऐसे आप माइक्रो टारगेटिंग कर सकते हो। अच्छा, आप इंटरव्यू का एक प्रोग्राम, जैसे इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू होता है, आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया था या डायरेक्ट आपने दिया? ये सर मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए। जब मॉक और रियल में क्या एक्सपीरियंस अलग दिया? फिर मॉक में लोग डराते बहुत है, ऐसा मैंने सुना है। सबसे पहले तो सीटिंग अरेंजमेंट का ही सबसे डिफरेंस है। मॉक इंटरव्यूज यूजुअली एक कैंडिडेट के आगे 4 से 5 इंटरव्यू बोर्ड मेंबर बैठते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। बट रियल इंटरव्यूज में जरूर नहीं है वैसा सेटअप हो। जैसे मेरा सेटअप सर्कुलर टेबल था, तो वो डिफरेंस था, काफ़ी डिफरेंट लगा। सेकेंडली वो माहौल थोड़ा डिफरेंट रहता है बिकॉज वो एक तरह से ऑफिस रूम रहता है, जबकि मॉक इंटरव्यू हो सकते हैं आपका एक जनरल गेस्ट रूम या फिर कोई होटल का रूम जो बुक किया हो, वैसा हो सकता है। तो वो डिफरेंस काफ़ी रहता है। फाइलें, बुक्स काफ़ी फर्क रखती हैं, किसी एक चेयरमैन का ऑफिस रहता है, सो वो काफ़ी डिफरेंट था। सेकेंडली आपको